क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 14 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और यूपीएससी का ईपीएफओ अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं वो है दांडी मार्च से आज़ादी के 75वें वर्ष तक के जश्न का शुभारंभ हो गया है। आज़ादी से अमृत महोत्सव जो है चालू कर दिया है मोदी जी ने। 75वां साल है। गांधी जी जो है चले थे 78 लोगों को लेकर साबरमती आश्रम से दांडी तक। वहाँ जाके उन्होंने सॉल्ट बनाया था। सॉल्ट क्योंकि बाकी लोग को, आम जनता को बनाने का अधिकार नहीं था, तो एक तरीके से उन्होंने कानून तोड़ा था। और कानून तोड़ने को ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं। नो कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था, असहयोग आंदोलन में कि कोई कानून नहीं तोड़ाता था, बस सहयोग नहीं करते थे। यही दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। अगला जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक, ठीक, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल जो है, इसमें क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली में जो भी जो है अनऑथोराइज यानी अनाधिकृत जो बस्तियां हैं उनको अधिकृत बनाने के लिए ये बिल लाया गया। पहले ऑर्डिनेंस लाया गया था और 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया। हालांकि अब बिल लाके इसमें और भी चीज़ें क्या करी जाएंगी सब अभी जानेंगे डिटेल में। एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट, ठीक, अभी पहले क्या आई थी, रिपोर्ट आई थी फ्रीडम हाउस के द्वारा थोड़े दिन पहले, ठीक है, कि हमारा क्या हाल हो रहा है। अभी अभी नई रिपोर्ट आ गई है, इस बार स्वीडन से आई है, ठीक। तो इसमें देखेंगे क्या हमारी, वैसे तो गिर ही गई है यहाँ पे डेमोक्रेसी, तो इसमें भी क्या चीज़ें हैं जानेंगे। टेलीकॉम लाइसेंसिंग कंडीशन अमेंडेड। अब जो लाइसेंस जो है पाने के लिए जो कंडीशंस थी वो अमेंड हो गई हैं। क्या है पूरा इससे समझेंगे। आईटी रूल्स नए आ गए हैं, ठीक है। और इससे संबंधित क्या पेटिशन आई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर से मांगा है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में सुनिए लेते हैं, ठीक। देखिए आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट डेज हैं वो हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन और रिवर्स, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस, और पाई दिवस, ठीक। पाई जानते हैं ना, 22/7। अच्छा इसमें बताइए कितने डेसिबल के बाद कितने नंबर होते हैं, डेसिमल के बाद, ठीक, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स होते हैं ये बताइए, ठीक। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि ईपीएफओ 2000 का क्रैश कोर्स, 2020 का क्रैश कोर्स और यूपीएससी 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप हमारा चालू है। और इसमें जो है आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, स्टडी मटेरियल कंप्लीट मिलता है, 1-to-1 डिस्कशन मिलता है, पर्सनल गाइडेंस मिलता है, ठीक। 8564880530, 9696066089 पे इन्हीं दो नंबर पर सिर्फ कॉल करिएगा। इन्हीं दो हमारे ऑफिशियल नंबर है। पहला जो टॉपिक है हमारा कि दांडी मार्च टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, दांडी मार्च से आज़ादी के 75वें वर्ष तक के जश्न का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 75वें वर्ष के समारोह में का शुभारंभ करने के लिए 12 मार्च को देश की ऐतिहासिक घटना दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाई, ठीक। उसी मतलब जो उस समय हुआ था उसको आज फिर से जो है उसका रूपांतर करने की कोशिश करी जा रही है। और इस बार बस कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि 21वें दिन जो है दांडी मार्च जो है चालू इन्होंने किया अभय घाट से, जो कि मोरारजी देसाई जी की जो है जहाँ पे वो रेस्ट कर रहे हैं वहाँ की जगह है, साबरमती के आसपास, साबरमती आश्रम के आसपास। और यहीं से आज़ादी का अमृत महोत्सव चालू कर दिया गया है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है आपका 75वां जो हमारा एनिवर्सरी है, समा वर्षगांठ है हमारी 15 अगस्त देश के आज़ाद होने की, उससे संबंधित है। और पद यात्रा उन्होंने चालू करी है। इसमें महात्मा गांधी दांडी यात्रा को यात्रा को जो एक तरीके से रेप्लिकेट कर रहे हैं, फिर से वो उसको सारा नाटकीय रूपांतर हो रहा है एक तरीके से। 81 मार्चर्स इसमें हैं। अब देखो ये जो है पद यात्रा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ इसलिए बता दूं कि सिर्फ ये समझ लीजिए कि 386 किलोमीटर चलेंगे ये लोग। ये मत देखिए, नहीं 78 था, आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए बोल रहा हूँ। 78 और मतलब वो था जब गांधी जी गए थे ओरिजिनली, ठीक। वहीं से वो याद करिए 386 किलोमीटर, ये आज भी वहीं सेम है लगभग। 5 अप्रैल को जो है गांधी जी पहुँचे थे दांडी, और वहाँ पे उन्होंने सॉल्ट बनाया था इलीगली तरीके से, ठीक। और ये सॉल्ट मार्च उन्होंने किया था 1930 में किया था, ये ध्यान रखना। और इनको जो है ऑनर्ड किया जाएगा, जो भी उस समय चले थे गांधी के साथ में, उनके जो भी अब जो है वंशज हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक। अब ये ओरिजिनल वाला ही डेटा याद रखिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। 78 पीपल थे जो गांधी के साथ चले थे, 24 दिन 12 मार्च से और 5 अप्रैल को पहुंचे थे। ये एक तरीके का देखिए सिविल डिसोबीडियंस तो था, मतलब जो नागरिक हैं वो एक तरीके से डिसोबीडियंट हो गए हैं, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, लेकिन ये नॉन वायलेंट था कम्प्लीटली।
इसमें कोई लाठी पत्थर ये सब नहीं चलाया गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और ब्रिटिशर्स के जो एकाधिकार था यानी मोनोपोली था कि नमक वहीं से बना सकते हैं, इसके विरुद्ध ये काम किया था। मतलब एक तरीके से जो है सिंबॉलिक वो था कि हम आपको नहीं मानते हैं, आपके कानूनों को नहीं मानते हैं, ठीक, क्योंकि आप हमें नहीं मानते कुछ और हमारी बातों को नहीं मानते। इसलिए दर्शना दो पहले डांडी में उन्होंने सॉल्ट बनाया और उसके बाद दर्शना सॉल्ट वर्क की तरफ चल दिए, जो कि उसके दक्षिण में था 40 किलोमीटर। लेकिन 5 मई को पकड़ लिए गए थे, अरेस्ट कर लिए गए थे। और बहुत पूरे साल चला ये सॉल्ट वाला जो है सत्याग्रह और भी चला, और इसमें 60,000 इंडियंस को जेल हुई। आज एक भी नेता जेल आने के लिए तैयार नहीं है, और जो गए हैं वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, ठीक। तो सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो बाइकॉट इसके टाइम पे ये भी हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स के क्लोथ्स थे, गुड्स थे, जो भी उनके कपड़े सामान थे, सबका बहिष्कार किया गया था, ठीक। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये नाम है हमारा, 75वीं जो वर्षगांठ है हमारी इंडिपेंडेंस की, उसको जो हम लोग मना रहे हैं उससे संबंधित है, ठीक। ये है 386 किलोमीटर था, 5 अप्रैल को पहुंचे थे। अगला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल, ठीक। दिल्ली में अब देखो ध्यान रखना, पार्लियामेंट ने पास किया है और ये दिल्ली गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं है। क्वेश्चन पूछे तो समझ लेना, दिल्ली में जो भी अनऑथोराइज यानी कि अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं उनको जो है आप रेगुलराइज कर रहे हो, ठीक। उनको जो है सारी एमिनिटी जो भी जो जिनसे वो वंचित रह जाते हैं अनऑथोराइज होने की वजह से, वो सब उनको मिल सके, वहाँ पे विकास हो सके, ये सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, कैबिनेट से पास हुआ है सेंटर के, ठीक। पार्लियामेंट ने अभी क्या है इस पर एक बिल लाए हैं जिसका कि नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक। राज्यसभा में अब ये पहुंच गया है, राज्यसभा ने पास कर दिया है। पहले ये अब जो है राज्यसभा ने इसको पास कर दिया था 9 फरवरी को, और लोकसभा ने भी इसको 10 मार्च को जो है पास कर दिया गया है। और इसमें अब दिल्ली में अब देखोगे आप 1700 अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं जिनको रेगुलराइज करने की बात है। पहले जो है ये ऑर्डिनेंस लाया गया था, और जिससे कि ये जो डेट थी इसकी 31 दिसंबर तक, ठीक, 31 दिसंबर तक ही था। अब इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है, ठीक। जो भी अमेंडमेंट किया गया था मान लीजिए पहले, अब वो जो है अब उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो रही थी। अमेंडमेंट ये किया गया था स्पेशल प्रोविजंस दिए जाएंगे उनको, जो भी ये अनाधिकृत कॉलोनियों में रहें, कुछ विशेष अधिकार उन लोग को दिया जाएगा। उसकी जो वैलिडिटी थी वो 30 दिसंबर तक थी। अब उस वैलिडिटी को एक्सटेंड करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था, जिसको बढ़ा के उन्होंने 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया। लेकिन अभी क्या है कि पार्लियामेंट एक बिल लाया जो ये कह रहा है कि हम इन अनाधिकृत जो कॉलोनियाँ उनको रेगुलराइज कर देंगे, ठीक। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम इसको रेगुलराइज करके, और कौन सी होंगी, देखिए जून 1 2014 को जो इस तरीके की कॉलोनियाँ जो है आपकी दिल्ली में हैं, और जिनमें जो है 1 जनवरी 2015 तक 50% तक कोई विकास हो गया है, उनको ही सिर्फ किया जाएगा। 2011 के एक्ट में क्या था कि हम रेगुलराइज करना चाहते थे, नियमितीकरण करना चाहते थे, तो उसमें यह था कि जो भी इस तरीके की अनाधिकृत कॉलोनियाँ थीं एग्जिस्ट करती थीं नेशनल कैपिटल में 31 मार्च 2002 तक, ठीक, उन और जिसमें कंस्ट्रक्शन हो चुका था टिल 1 जून 2014 तक, तो उसके जो है हमने 2014 में उनको उठा लिया था, और उसकी जो है वैलिडिटी 30 दिसंबर 2020 तक उनको स्पेशल प्रोविजंस दे दिए गए थे। अब हम पार्लियामेंट बिल ला रहे हैं कि भैया अब इनको पूरी तरीके से रेगुलाइज कर दिया जाए, नियमितीकरण कर दिया जाए, ठीक। नीड क्या है, कई सारे लोग हैं इसमें रहते हैं और जिनके पास अच्छी जो है सुविधाएं नहीं हैं, उचित सुविधाएं नहीं हैं, और इस बिल में या फिर इस पार्लियामेंट वाले बिल में कहा गया है कि अब इनको स्वामित्व दे दिया जाएगा, ठीक, ओनरशिप राइट दे दिए जाएंगे उस कॉलोनी में रहने का, और इनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो भी है सब्सिडी वब्सिडी सब उनको पहुँचेगी, उचित जो है इनको सारी सुविधाएं बुनियादी सुविधाएं भी प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक। और 2019 में क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने इस प्रपोज़ल को जो है पास कर दिया था। अब जो है पीपल लिविंग इसमें जो लोग रह रहे हैं उनको जो है सारा का सारा ओनरशिप राइट और ये सब मिलना चाहिए, स्वामित्व मिलना चाहिए रहने का, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और इस स्कीम का नाम क्या समझिएगा, प्रधानमंत्री उदय। प्रधानमंत्री उदय किससे संबंधित है, दिल्ली में जो अनाधिकृत जो दिल्ली कॉलोनीज़ हैं उनके आवास अधिकार योजना से संबंधित है, ठीक। और ये कॉलोनी जो है ये अपना अप्लाई कर सकते हैं ओनरशिप राइट्स ऑफ देयर
प्रॉपर्टी, जो जहाँ रहते हैं वहाँ पे उसके स्वामित्व के लिए अप्लाई कर देंगे ये। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट। ठीक, 5वीं एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट स्वीडन की वीडेम इंस्टीट्यूट के नाम से जो एक इंस्टीट्यूट है उसने लाया और ये बताया ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल, ये इस बार की रिपोर्ट का नाम है। ठीक, जो इन्होंने इसको दिया है और इस रिपोर्ट का नाम, ये 5वीं एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट तो है लेकिन इसका नाम क्या है, ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल, और इसको पब्लिश किसने किया है, स्वीडन की वीडेम। इसका वीडेम का फुल फॉर्म क्या है, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी वायरल। ठीक, और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है उसको नीचे कर दिया गया है। पहले इंडिया की रैंकिंग जो थी वो थी आपकी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में। अब इसको क्या कहा गया है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी की बात करी गई, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक, चुनावी निरंकुश के नाम से अब इसको इस रिपोर्ट में बताया गया है भारत को, भारत की डेमोक्रेसी को। ठीक, यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा ये सब ये इस रिपोर्ट में मेंशन है, मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ नहीं है। प्रमुख बिंदु क्या है, वीडेम वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी ने ये क्लेम किया है कि लार्जेस्ट डेटा सेट जो डेमोक्रेसी का है दुनिया में 3 करोड़ डेटा पॉइंट को मिलाएं अगर 203 कंट्रियों से, और 1789 देख रहे हो 89 से 2020 तक, यानी 1789 टू 2020 तक ये काम कर रहा है। काफ़ी ये इतना लंबा डेटा सेट उन्होंने निकाला है 2002 कंट्रीज से, तो काफ़ी मतलब डेटा वेटा तो काफ़ी तगड़ा लग रहा है इनका। ठीक, इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि विद इन अ वीक ऑफ यूएस वॉचडॉग, अब ये जो चीज़ बात बता रहे हैं, जो फ्रीडम हाउस है ना यूएसए का, और वहाँ पे तो इंडिया ने वहाँ पे भी क्रिटिसिज्म किया था कि ये वाली रिपोर्ट जो थी, क्या नाम था इसका, फ्रीडम इन द वर्ल्ड। ठीक, ये क्योंकि फ्रीडम हाउस ने निकाली थी, जो कि वित्त पोषित है किसके द्वारा, यूएस की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि फाइनेंशियली जो है इसको कौन न्यूट्रिशन देता है, आपका यूएस वॉचडॉग देता है, यूएस की गवर्नमेंट देती है, इसलिए ये बायस्ड थी। हालांकि यूएसए की भी उन्होंने डाउनग्रेड करी थी, जो मतलब वहाँ पे जो उनकी फ्रीडम थी वहाँ पे डाउनग्रेड हुई थी, लेकिन फिर भी इंडिया को वहाँ पे स्टेटस दिया गया था पार्टली फ्री, ये हमने पूरा कवर किया था। इस रिपोर्ट में क्या है, ग्लोबल डिक्लाइन हुआ है, जो भी लिबरल यानी कि उदारवादी लोकतंत्र हैं पूरी दुनिया में, इसका डिक्लाइन हुआ है पिछले 10 सालों में। और कहाँ कहाँ पे, एशिया पैसिफिक, मध्य आपका सेंट्रल एशिया, ठीक, मध्य एशिया हो गया, आपका ईस्टर्न यूरोप हो गया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका हो गया, यहाँ पे हुआ है 10 सालों में देखा जाए तो। इंडिया के अलावा ब्राज़ील और टर्की में भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये वो नेशन है जो G20 में है और रैंकिंग में नीचे चले गए हैं। इंडिया का स्कोर जो है वो ऑल टाइम हाई था कब, 2013 में 0.57 था, सबसे ज़्यादा तभी था, लेकिन अब जो है ये 0.34 हो गया, जो कि लॉस ऑफ 23 परसेंटेज पॉइंट्स है, जो बहुत 7 सालों में, जिसको बहुत ज़्यादा माना जा रहा है। और रिपोर्ट ये कहती है कि जब से मतलब ये हमारी सरकार आई है, ठीक, इस समय उनका जो है जब से इनकी विक्ट्री हुई है बीजेपी की, तब से हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा थोड़ा सा बढ़ गया है। ये रिपोर्ट ये कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी भक्त जो है आके यहाँ पे कुकू को मत करना, बहुत दिमाग खराब हो जाता है। ठीक, और जो है दूसरी चीज़ यह है कि इसमें हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के बाद इसे अधिकांश गिरावट आई है। इंडिया में क्या है कि सेंसरशिप है काफ़ी, ठीक, परिपेक्ष है, और जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, मतलब जैसा पाकिस्तान को कैटेगरी में रखा गया है वैसे अब इंडिया को रख दिया गया। ये यार मुझे बहुत ख़राब लगा, मतलब ये सुन के, तो मतलब वैसे तो देखो वो लग सकता है, लेकिन ये रिपोर्ट ये चीज़ कह रही है इसलिए कुछ कह नहीं सकते। मेरा पर्सनल ओपिनियन मतलब इससे थोड़ा अलग हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ यार हम कैसे हो गए, मतलब उसी के जैसे हमारा हो गया ये हाल, ऑटोक्रेटिक हो गए। बाकी अगर हम अपने नेबर से देखें, बांग्लादेश नेपाल से, तो हम उनसे भी बुरे हो गए हैं डेमोक्रेसी के मामले में। ठीक, और हम किसके साथ में खड़े हो गए, पाकिस्तान के साथ में। ठीक, जो हमारे पहले देश का अगर देखा जाए तो कूड़ादान है। तो उपरोक्त गिरावट के कारण देखा जाए, मतलब रीज़न क्या है, रिपोर्ट जो है ये कहती है कि हमने अपने जो लॉ ऑन सेडिशन है, कौन सा सेडिशन वाला लॉ होता है, 144, नहीं 294A, ठीक है, नहीं ये भी नहीं है, तो क्या है, 124A है। ठीक, 124A है आपका सेडिशन संबंधित, यानी कि देशद्रोह। और उसके बाद डिफॉर्मेशन का मेंशन जो है आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में कर रखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक,
जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, मतलब कि किसी कारणवश जो है आपकी जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर रोक लगाई जा सकती है। आर्टिकल नंबर 19 फंडामेंटल राइट है, उसका सब क्लॉज 2 में बताया गया है। और काउंटर टेररिज्म, इन 3 चीज़ों को कंधा बनाकर गोली चलाई जाती है, डेमोक्रेसी को कम किया जाता है, ये वाली बात है। सेडिशन, ठीक, गोली चलाई जाती है मतलब ये स्लैंग है एक तरीके से कि जो है सेडिशन के नाम पे तुमने कुछ भी कहा अगर तो कह देंगे तुमने देशद्रोह किया है, जेल में डाल देंगे। तुमने कुछ भी बोला तो उसको डिफेमेशन बोल देंगे, कुछ भी तुमने कहा तो काउंटर टेररिज्म में तुमको अंदर कर देंगे। ठीक, ये वाली चीज़ें हैं जैसे कि, और मतलब अपने क्रिटिक्स जो हैं उनको साइलेंट करा देते हैं। पिछले आप देखा जाए तो 7,000 लोगों के ऊपर देशद्रोह लगाया गया, और जो है कई सारे लोगों पे अक्यूज़ को जो है मोस्ट ऑफ अक्यूज आर क्रिटिक्स जो रूलिंग पार्टी के क्रिटिक थे उनको जो है यहाँ पे जो है चुप करा दिया गया। ठीक, इसके अलावा जो डिफॉर्मेशन केस है, फ्रिक्वेंटली यूज टू साइलेंस जर्नलिस्ट, डिफॉर्मेशन मतलब जो भी जर्नलिस्ट थे उनके ऊपर डिफॉर्मेशन लगाए थे। और यूएपीए जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है वो उन किन के ऊपर लगाया गया, जो भी कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या फिर सेकुलरिज्म के खिलाफ, जैसे ये कार्य मतलब कोई भी वो कुछ बोल रहे हैं तो उनके ऊपर जो है पूरा ये अनलॉ टेररिस्ट वाला एक्ट लगा देते थे, और जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमिटमेंट जो है सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक, ये जो ये वी डेम इंस्टीट्यूट है, ये रिसर्च इंडिपेंडेंट आपका संसाधन अनुसंधान जो है ऑर्गेनाइजेशन है, और 2014 से ये फाउंड हुआ था, और स्वीडिश है, और जो कौन है, स्टेफन लिंडबर्ग, इन्होंने चालू किया है। और ये एनुअल रिपोर्ट निकालता है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी चल रही है पूरी दुनिया में। ठीक, टॉप 10 ऑटोक्रेटाइजिंग, ठीक, निरंकुश जो देश हैं उनकी यहाँ बात करी गई है 2010 से 2020, और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है दो आपका, ये देखिए कितना पॉइंट गिर गया है, चेंज आया 0.24, 2013 में इतना था, 2010 से वैसे देखा जाए तो के बाद से जो निकाला गया 2020 में भी 0.34 रह गया है खाली। तो ये काफ़ी मतलब ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो हो चुके हैं हम। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टेलीकॉम लाइसेंसिंग कंडीशन अमेंडेड। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है उसने जो लाइसेंस देना है कंपनियों को, टेलीकॉम कंपनियों को, अब उसमें कुछ चीज़ें संशोधित कर दी गई। इससे रिलेटेड मैंने पहले पढ़ाया भी था, फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया गया है कि जो भी टेलीकॉम इक्विपमेंट, जैसे अब एयरटेल है, जियो है, और आपका वोडाफोन आइडिया है, तो इनके जो टावर लगे रहते हैं ना, टावर में कुछ जो मशीनें होती हैं उसको बीटीएस बोलते हैं। ठीक, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें वो ज़्यादातर कहाँ से, जेड, ठीक, जैसे रिलायंस के जो लगाए थे वो ज़्यादातर जेड के थे। हुआवे, ये चाइनीज़ प्रोजेक्ट हैं, तो इन सब से भारत ने अब नया ये कि अब इसके अलावा कौन है, नोकिया सीमेंस का है, सीमेंस भी लगाता है, तो ये ठीक है। तो अब क्या है कि भारत ने जो है लाइसेंस में कुछ जो है संशोधन कर दिए हैं, किसको लाइसेंस मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। उसमें ये बताया गया था, पहले मैं कवर कर चुका हूँ, फिर रिवाइज हो रहा है आपका यहाँ पर, कि अब जो है टेलीकॉम का लाइसेंस जिनको दिया जा रहा है टेलीकॉम कंपनीज़ को, उसमें फैक्टर्स जो है पैरामीटर्स बढ़ा दिए डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी का भी। अगर आप इसका ध्यान रख रहे हैं, जो ऐसे उपकरण मंगा रहे हो जो कि ट्रस्टेड, मतलब उसको कैटेगराइज किया जाएगा कि आप जो ये मंगा रहे हो किससे मंगा रहे हो, ट्रस्टेड से मंगा रहे हो कि नॉन ट्रस्टेड से, मतलब विश्वास पात्र या फिर जो गैर विश्वास पात्र हैं, किससे मंगा रहे हो, सोर्सेज कौन से हैं। ये हमारे जो है टेलीकॉम के जो कंपनीज़ हैं इनको देखना पड़ेगा कि आप इनमें से किससे मंगा रहे हो, तो आपका ट्रस्टवर्दी है कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये सोर्सेज देखे जाएंगे, और इनको किस पे नापा जाएगा, डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के पैमाने पर। और अगर ये सही होंगे तो आपको जो है लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। टेलीकॉम के इक्विपमेंट अब आपको ज़्यादातर ट्रस्टेड सोर्स से ही मंगाने पड़ेंगे, ये बात है। और जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि उनको दिया जाएगा कि कुछ टाइम वो, तब उसके बाद जो है चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड करने के लिए चेंज कर लें, और फिर जो है रिन्यू हो जाएगा उनका लाइसेंस। अन्यथा क्या होगा, ख़त्म हो जाएंगे, उनका जो है लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मार्च 2021 में यूनियन कैबिनेट ने क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देना ये चालू किया स्कीम के अंतर्गत टेलीकॉम सेक्टर को, ताकि वो अपने इंपोर्ट घटा सकें और जो है सेल्फ रिलायंस बढ़ा सकें, यानी कि आत्मनिर्भर भारत बना सकें। ठीक, अपना खुद बनाएंगे ये सारी चीज़ें, ये वाली बात है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसने अप्रूव किया है। अच्छा, कैबिनेट कमेटी में मेरा एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इस वाले एक वीडियो बना हुआ है, सॉरी, इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, आप जरूर देख लीजिएगा उसे। ठीक, सारी जो लेटेस्ट कमिटीज़ हैं, कौन उसका प्राइम मिनिस्टर, कौन उसका हेड होता है, कौन क्या करता है, सारा कुछ उसमें बता रखा है।
तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी था, उसने अप्रूव कर दिया है न्यू नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव। ध्यान रखिए, न्यू नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। ठीक, इसको अप्रूव कर दिया गया है। इसमें जो है आपका ये क्लासीफाई कर दिया गया है, वर्गीकरण कर दिया गया है कि टेलीकॉम के जो प्रोडक्ट हैं उनका जो सोर्स है वो कहाँ से है, ट्रस्टेड है कि नॉन ट्रस्टेड है, ये बताया, ये मतलब देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसमें जो है इसको लगाया जाएगा। ठीक, लाइसेंस देने में पैरामीटर दो नए आ गए हैं, डिफेंस वाला और नेशनल सिक्योरिटी भी। अगर आप ट्रस्टेड से ले रहे हो तो ठीक है, नहीं ले रहे हो तो फिर दिक्कत है। ठीक, यहाँ पे देखिए अगला क्या है, न्यू नॉर्म जो है 15 जून से लग जाएंगे, और सर्विस जो प्रोवाइडर हैं जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब अब उनको नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर से बात करनी पड़ेगी। अगर वो एग्जिस्टिंग जो भी उनका नेटवर्क के जो भी इक्विपमेंट उनके लगे हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो ट्रस्टेड अगर उस प्रोडक्ट से नहीं है और अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उनको पहले किससे बात करेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर से, यानी कि नेशनल साइबर सुरक्षा समन्वयक से। ठीक, और गवर्नमेंट जो है वो आपका ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी NCSC जिसके बारे में बताया यहाँ पे, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर से, तो उनको जो है उससे कोऑर्डिनेट वो कर लेगी गवर्नमेंट, इनके थ्रू जो है बात करेगी, इम्पोज करेगी कंडीशंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ठीक, इनसे पूछ आप गए, मतलब वोडाफोन इससे गया, मान लीजिए परमिशन ले लिया NCBC से, गवर्नमेंट ने जो है इनसे पूछा, और अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने कंडीशन लगाई कि भैया अच्छा प्रोक्योरमेंट ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और किस बेस पे, डिफेंस के बेस पे, नेशनल सिक्योरिटी के बेस पे। ठीक है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा तो नहीं हमारी सिक्योरिटी पे कोई खतरा है। तो अगर जो ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप जो है इक्विपमेंट वो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, और आपका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा अगर फिर भी आप जो है नॉन ट्रस्टेड ही लगाए रहते हो तो। ठीक, क्योंकि अगर आपको अपग्रेड करना है तो NCSC के पास जाके आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। NCSC के थ्रू जो है गवर्नमेंट देखेगा और वो ये सुनिश्चित करेगा कि भैया डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे चाइनीज़ कंपनीज़ को काफ़ी दिक्कत होगी, कौन सी, ZTE और हुआवी को, जो कि अभी तक जो है अपने सारे बहुत सारे इक्विपमेंट जो है भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री में लगाए हुए थे। ठीक, अब जो न्यू नॉर्म है वो 3 टेलीकॉम कंपनीज जो हमारे यहाँ चल रही हैं, जियो, वोडाफोन और एयरटेल, विल नॉट बी एबल टू यूज़ इक्विपमेंट। अब वो अपने इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर पाएंगे फ्रॉम नॉन ट्रस्टेड, जो गैर जो है आपके विश्वास पात्र जो सोर्सेज हैं उनका अगर लगा रहे हैं इक्विपमेंट तो नहीं वो कर पाएंगे। टेलीकॉम कंपनीज विल बी नॉट बी एबल टू वर्क। ठीक, और सेटिंग अप और एक्सपेंड अपना नेटवर्क नहीं बढ़ा सकते, और वो 4G जो स्पेक्ट्रम अभी जो स्पेक्ट्रम की सेल हुई थी वो कौन सी हुई थी, 4G की हुई थी कि 5G की हुई थी, बताइए। 4G की हुई थी, तो उसका भी यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो इक्विपमेंट लगा रखे हैं वो तो नॉन ट्रस्टेड वाले हैं, तो अब बदलना पड़ेगा इन सबको, ये वाली बात है। अगला जो हमारा टॉपिक है कि न्यू IT रूल्स सीकिंग रेस्पॉन्स टू द पिटीशन अगेंस्ट द न्यू IT रूल्स। गवर्नमेंट ने नए जो IT रूल्स लाए थे उससे संबंधित दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंटर से कुछ जवाब मांगा है कि भैया आपका जो कई सारी पिटीशन आ रही हैं जो आपकी नई IT वाली जो गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं 2021 के, उनके खिलाफ, तो आप हमें जवाब दीजिए। क्या फुल फॉर्म है, इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, यानी कि मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता। ठीक, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी आपका पिटीशन क्लेमिंग इट सीक्स टू रेगुलेट ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, नए IT रूल जो आए हैं ये जो ऑनलाइन चल रहे हैं, डिजिटल पे जो न्यूज़ पोर्टल चल रहे हैं, ठीक, इस पे जो है कुछ ना कुछ जो है इसको विनियमित करना चाहता है, रेगुलेट करना चाहता है गवर्नमेंट। और एक कोड ऑफ एथिक्स जो है उसकी वर्डिंग ठीक से नहीं है, कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया अच्छे से, तो उसके बारे में भी पिटीशन डाली गई है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है रेस्पॉन्स मांगा है सेंटर से कि इस पे जो पिटीशन पूछ रहा है तो पिटीशन वाला, तो इसको ज़रा जवाब दो कि क्या आपका क्या पक्ष है, लेकिन रखिए आप, ये कहना चाह रहा है। बैकग्राउंड के IT रूल 2021 में आए थे, दो डिस्टिंक्ट सेट हैं इसमें। एक तो ये है कि जो डिलीजेंस नॉर्म है और उसको इंटरमीडियरी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, मध्यवर्ती इकाइयों द्वारा अनुपालन करने वाले मानदंड, तो यानी कि मतलब जो भी डिलीजेंस आप देखते रहो कि ऐसा तो नहीं कि जो है कोई न्यूज़ जो है चला रहा, फेक न्यूज़ ही करता रह रहा है। ऑनलाइन आप जैसे हो, ठीक, आपका न्यूज़पेपर ये सब नहीं आता है, आप ऑनलाइन जो है न्यूज़ चैनल की तरह, मीडिया की तरह काम कर रहे हो, लेकिन आप फेक न्यूज़ को बढ़ावा दे रहे हो, तो आपको डिलिजेंट रहना पड़ेगा जो भी इंटरमीडिएट्स हैं। और दूसरा ये है कि IT रूल्स 2021 की बात हो रही है, कोड ऑफ एथिक्स जो है आपका आचार संहिता वाली जो चीज़ें हैं
ये आउट टू बी अधर्ड बाय द पब्लिशर, जो भी पब्लिश कर रहा है चीज़ों को, उनको कोड ऑफ एथिक्स से जो है अध्ययन करना पड़ेगा, उसका अनुपालन करना पड़ेगा। और इस चीज़ को पूरे को गवर्नमेंट जो है 3 टियर कंप्लायंस मैकेनिज्म के द्वारा जो है चेक भी करेगी। ठीक, तो 2 तो रेगुलेशन के सेट ये हो गए कि भैया इंटरमीडियरी पहले तो अपना देख ले, और दूसरा पब्लिशर जो है वो भी अपना देख ले कि कोड ऑफ एथिक्स फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इन सबको देखते हुए जो है कौन निगरानी करेगा, 3 टियर कंप्लायंस मैकेनिज्म करेगा गवर्नमेंट के द्वारा। नए आईटी रूल जो है वो सेपरेट कोड ऑफ एथिक्स डाल रहे हैं फॉर द 2 काइंड्स। पब्लिशर के लिए एक तो है, ठीक, कि पब्लिशर जो न्यूज़ और करंट अफेयर को डालता है, और पब्लिशर्स ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, जो भी ऑनलाइन हो रहा है, न्यूज़ डाल रहे हो, करंट अफेयर डाल रहे हो कंटेंट, ये पब्लिशर डाल रहा है, तो उन सबको देखा जाएगा। और इसमें पेरेंट आईटी एक्ट जो है, ठीक, डज नॉट, जो पहले आईटी एक्ट था वो अभी तक इस चीज़ को नहीं रिकॉग्नाइज करता है कि डिजिटल न्यूज़ मीडिया जो है वो एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ एंटिटी एंड डज नॉट सीक टू सब्जेक्ट देम और देयर कंटेंट टू एनी स्पेशल रेगुलेशन। अब देखो कई सारे जैसे हिंदू न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण है, क्या हुआ है कि ये लोग ऑनलाइन पे भी चले गए हैं। ठीक, अपना जो है फिजिकल फॉर्म में पेपर तो बांटते हैं, अपना देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा, आज भी आता है। लेकिन जो इनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, उसको जो पहले वाला आईटी एक्ट था वो उसको जो है अलग से एक एंटिटी नहीं मांगता है, और ना कि उसको जो है ये स्पेशल रेगुलेशन के अंतर्गत कभी कोई मतलब उसका रेगुलेशन है। ठीक, तो अब जो है इस आईटी रूल्स के ज़रिए जो है उनको अंदर लाया जा रहा है भाई लॉ के दायरे में, ये वाली पूरी बात है। जो कंटेंट है, टू जो भी कंटेंट ये करंट अफेयर न्यूज़ और ये सब दिया जा रहा है, उसको रेगुलेट किया जाएगा पेरेंट एक्ट के द्वारा एज ऑफेंसेस वॉज, जो भी मतलब पहले जो था पेरेंट एक्ट था उसमें जो भी कंटेंट डाला जाता था तो उसको हम ऑफेंस तभी मानते थे जब उसमें कोई जो है नंग धड़ंग चीज़ें हो रही हों, जैसे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, शोइंग प्राइवेट पार्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक, आपका व्यक्तियों के जननांग जो है संबंधी जानकारी, साइबर टेररिज्म, ये सब चीज़ें हो तो ऑफेंस माना जाता था। ठीक, इसके अलावा नहीं, अदरवाइज टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड ट्रेड बाय द नॉर्मल कोड, इसके अलावा नहीं होता था। अब कंसर्न्स क्या है, जो पिटीशन जो डाली गई है वो ये आर्ग्यू कर रहा है कि जो आईटी रूल्स हैं 25 फरवरी 2021 को आए हैं, ये एक तरीके से पूर्णतः अवैध हैं, क्योंकि मूल कानून से इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक, कानून बनाती है कौन, पार्लियामेंट, मैं पहले बता चुका हूँ फिर बता देता हूँ। जो कानून बना उसके अंतर्गत रूल्स बनाता है सरकार, और जो इसको हम क्या बोलते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं, या फिर सबऑर्डिनेट अधीनस्थ कानून बोलते हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। ठीक, ये रूल्स के नाम पे होंगे। जो मेन जो एक्ट है जो पार्लियामेंट ने बनाया है वो होता है असली एक्ट या लॉ, वो मतलब एक तरीके स्केलेटन होता है, उस पर चर्बी या फिर जो है स्किन ये सब चढ़ाता है। रूल्स यानी ये किसके द्वारा होता है, सरकार के द्वारा होता है, मंत्रिपरिषद कार्यकारिणी के द्वारा होता है। तो यहाँ पे पटिशनर ये कह रहा है कि भैया जो रियल एक्ट, जो ओरिजिनल एक्ट था जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया था, उसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं, तो तुम उसमें ऐसी चीज़ कोई नहीं ला सकते हो कि जो असली स्केलेटन है, आप जो हाथ का मतलब जो हड्डी है तुम जो पार्लियामेंट ने बना के दी थी, उस पर आप पैर की चमड़ी नहीं चढ़ा सकते हो, ये वाली बात है। या फिर मतलब कुछ और ही लेके आ जाओ, ये भी नहीं कर सकते हो, ये पटिशनर कह रहा है। इट इज़ बीइंग सेड दैट द न्यू आईटी रूल्स वो प्रोफाउंड एंड सीरियस हार्म करेगा डिजिटल न्यूज़ मीडिया को। ठीक, मतलब यहाँ पे गंभीर रूप से हानिकारक है, और ये उनके अधिकारों को क्षति पहुँचाने में काम करेगा। किनके अधिकारों को, ये डिजिटल न्यूज़ मीडिया वाले और इन सबको। और ये जो न्यू रूल्स हैं ये वायलेट करते हैं आर्टिकल 19(1)(a) को, जिसमें कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी और एक्सप्रेशन की आज़ादी की बात करी गई है। और इसमें जो है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मतलब जो बात करी गई उसका जो है वॉलेशन है, उसका उल्लंघन है। और ये आपको जो इंटरमीडियरीज हैं उनके जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो होते हैं उनके जो कि आईटी एक्ट सेक्शन 79 में दे भी रखे हैं। ठीक, 79 में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसके धारा 79 में एक सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस होते हैं। अब इसको जानना जरूरी है, उसका भी उल्लंघन है ये वाले रूल्स। सेफ हार्बर ये इंटरमीडियरीज को दिया जाता है। ये क्या मतलब है इसका, कि देखिए ये बताता है कि जो पीपल हैं, इंटरप्राइजेज हैं, जो कि ये प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, ऑल्सो नोन एज इंटरमीडियरीज, जो भी मतलब मान लीजिए आप जो है दैनिक जागरण के पेज पे हैं या फिर फेसबुक पे हैं आप, ठीक, तो ये मतलब इंडिया में आके काम कर रहे हैं। इंडियन आईटी एक्ट में इसको दिया गया है सेक्शन 79 के अंतर्गत कि सेफ हार्बर प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है।
कि आपने कोई जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अवसंरचना या फिर कुछ भी प्रोवाइड करा, अब उस पे आके कोई तीसरी पार्टी, ठीक, जैसे एक तो ये पार्टी होगी फेसबुक और दूसरी पार्टी होगी गवर्नमेंट, इस पे तीसरा कोई आया, ठीक, चिल्का हुआ टाइप का आदमी, और उसने जो है उल्टी सीधी चीज़ें यहाँ पे करना चालू कर दिया, तो इसके लिए जो इंटरमीडियरी यानी कि फेसबुक है, इस तरीके की गूगल हो सकता है, दैनिक जागरण, द हिंदू, कोई भी, तो उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ये बात है, इस चल कौवे को पकड़ो ना, ये चीज़ है। तो इसी को बोलते हैं सेफ हार्बर प्रोटेक्शन रूल। ध्यान रखना, डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है आयोग, जो कि जो है जिसके आप पढ़ने पर उसका रियल मतलब ना समझ में आ रहा हो, ठीक। तो ये वाली चीज़ है, बोन ऑफ कंटेंशन, ये वाली बात है। लेवल 3 तरीके का जो है, जो मॉनिटरिंग की बात करी गई, तो उसमें सेल्फ रेगुलेशन है पब्लिशर के द्वारा। फिर सेल्फ रेगुलेशन जो है कि जो सेल्फ आपकी पब्लिशर की बॉडीज़ होती हैं वो रेगुलेट करेंगी, सेल्फ खुद से मतलब अपना विनियमित करेंगे, और फिर आखिरी में सेंट्रल गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म के थ्रू करेगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये हमारा सेक्शन है कॉमन का IAS PCS, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए ये यहाँ पे सीखते हैं, ठीक। किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल हेल्थ सॉइल डे, ये 2020 जो है इसका अवार्ड आ गया है। ये इसके संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से गलत हैं देखना है। वैसे सही पूछा गया तो सही के अनुसार आपको ऑप्शन चुनने होंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राज्य भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार प्राप्त किया, एकदम सही स्टेटमेंट है। ये पुरस्कार देता कौन है? फाओ देता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एकदम सही है, जो कि रोम में है, ठीक। ध्यान रखना, रोम इज बिल्ट नॉट इन अ डे बट दे वर पुटिंग ब्रिक्स एवरी डे, हर दिन वो ईंट लगा रहे थे, एक दिन में भले ही ना बना हो। और ये लॉन्च हुआ था 2004 में, नहीं ये वाला गलत है, इसलिए पहला और दूसरा सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका चालू हुआ है 2018 में। किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे, ये इंडिविजुअल या फिर कोई भी संस्था है, उसको वो देखती है कि भैया उसने कितना पब्लिक अवेयरनेस मतलब जनता में जागरूकता पैदा करी है सॉइल से संबंधित, मृदा से संबंधित। और मतलब ये ऑर्गेनाइज किया जाता है सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेशन के दौरान देखा जाता है ये अवार्ड। और ये अवार्ड जो है आपका 5 दिसंबर 2020 को दिया गया था ICAR को। और ये कंट्रीब्यूशन का क्या रहा ICAR का कि भैया सॉइल हेल्थ अवेयरनेस, ठीक। थीम क्या थी 2019 की? स्टॉप सॉइल इरोजन सेव अवर फ्यूचर, यानी कि जो है मृदा का जो है क्षरण को रोको और हमारे फ्यूचर को, भविष्य को बचाओ, ठीक। अगला जो हमारा जो है क्वेश्चन है वो है कि प्रिज्म से संबंधित, प्रिज्म से संबंधित क्या है? प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट, ठीक। इससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा गया है। जो देखिए यहाँ पे क्या है, SERB साइंस एंड इंजीनियरिंग रेगुलेटरी बोर्ड जो है के द्वारा स्वीकृत सभी परियोजनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें धन विवरण, स्थिति अनुसंधान, सारांश, प्रकाशन और पेटेंट जैसे परियोजना आउटपुट विवरण शामिल हैं। जो ऐसे लंबे स्टेटमेंट वाले होते हैं इनको ध्यान से पढ़ना, काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो प्लेटफॉर्म है विल प्रोवाइड, ये एक तरीका का प्लेटफॉर्म है, क्या? प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट। ये क्या प्रोवाइड करेगा? होल रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन सारी तरीके के देगा आपको, जो कि सैंक्शन किए गए थे SERB के द्वारा 2011 में ऑनवर्ड। क्या इसमें होगा? फंडिंग डिटेल होगी, रिसर्च समरी होगी, प्रोजेक्ट आउटपुट डिटेल होगा, पब्लिकेशन, पेटेंट, ये सारी चीज़ें होंगी। ये पोर्टल जो है ये इज़ एक्सपेक्टेड टू वर्क एज कंप्रेहेंसिव टूल टू फॉर स्ट्रॉन्गर साइंटिस्ट एंड साइंस सोसाइटी कनेक्शन। ये पोर्टल मतलब एक तरीके से काफ़ी व्यापक तरीके से जो है आपका स्ट्रॉन्गर मतलब बॉन्डिंग करा देगा साइंटिस्ट के बीच में, साइंस और सोसाइटी के बीच में, विज्ञान और समाज के बीच में, ठीक। अगला जो है इसमें यह है कि IIT कानपुर ने इस पोर्टल को सेटअप किया है जिसका नाम है प्रिज्म, ठीक। तो देखिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा गया, इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन D। अब आप लोगों को लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये बताना है कि ये प्रिज्म सेटअप किसने किया? IIT कानपुर ने नहीं किया तो किसने किया? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आज का, कमेंट जो करिएगा। SERB यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड जो होता है, इसमें क्या है आपका, इसने प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट को जो है ये बनाया है, इसने सेटअप किया है, और इसमें ऑफर करेगा रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिसर्च प्रोजेक्ट पे, जो कि इसके द्वारा समर्थित हैं, ठीक। उनके बारे में रिसर्च कहाँ पहुँची है, क्या है, ये सारी चीज़ें। SERB के बारे में जान लेते हैं। ये एक तरीके की वैधानिक संस्था है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा, तभी तो स्टैट्यूटरी है।
2009 में। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप लोग अगर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपीएससी का जो है चालू हो चुका है पूरा पेड ग्रुप, 105 दिनों को लास्ट, और ईपीएफओ का जो है क्रैश कोर्स चल रहा है 2020 का। इन दोनों को ज्वाइन करना है अगर आप, तो सिर्फ इन 2 नंबर्स पर कॉल करिएगा, 8564880530, 9696066089 पर। ठीक, तब तक कल आप लोग से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।